नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं यूएच की तरह यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का जो आपका एग्जाम है 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर, उसके लिए 30 प्रश्न जीके के। और इसमें आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न होंगे, विज्ञान से प्रश्न होंगे जिसमें हम भौतिक विज्ञान, रसायन और जीव विज्ञान तीनों के प्रश्न आपको करवाते हैं। इसके अलावा आपको संविधान, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी इन सभी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है कि आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। किसकी बात की जा रही है? आराम बाग की। कि किसने बनवाया था उसको? ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर, अकबर, हुमायूं या बाबर। तो देखिए, आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था 1528 ईस्वी में। कहाँ करवाया उन्होंने? आगरा में करवाया। आराम बाग का निर्माण किसने करवाया? बाबर ने। कब करवाया? 1528 में। और कहाँ करवाया था? आगरा में कराया था। और प्रारंभ में जब बाबर की मृत्यु हो गई तो उनके शव को आराम बाग में ही दफनाया गया था, लेकिन बाद में बाबर के शव को अफगानिस्तान यानी काबुल में दफना दिया गया। और आराम बाग क्या है? एक फारसी उद्यान है जिसका मतलब क्या होता है? आराम का बाग। ये क्या है? फारसी बागान है जिसका जो है अर्थ क्या है? आराम का बाग है। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जीके गोखले, लाला लाजपत राय, बीजी तिलक या गांधी जी ने। तो वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। वही जो आपका बीजी तिलक लिखा है वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक थे। और इनका जो होम रूल आंदोलन था ये आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। और ये आंदोलन भारत में लगभग 1916 से वर्ष 1918 के बीच लगभग 2 वर्ष चला था। और 1921 में ऑल इंडिया होम रूल आंदोलन ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया था। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। कब की? 1916 में की। आप ये सन भी याद रखिए क्योंकि हो सकता है कभी पूछ लें कि बाल गंगाधर तिलक ने भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब की थी। तो 1916 में की थी। और किससे प्रभावित था ये? जो आयरिश होम रूल आंदोलन था उससे ये प्रेरित था। ये कुछ कुछ बातें हैं जो आप लोग जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन ही जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 है कि किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो वो है कल्हड़। जो 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास लिखा था राजतरंगिणी में। आप लोग से कई बार पूछ भी लिया जाता है कि राजतरंगिणी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? कल्हड़ ने लिखी थी। उसमें उन्होंने क्या लिखा है? कश्मीर के बारे में लिखा है। तो कश्मीर का इतिहास आपको कहां से मिलता है? राजतरंगिणी से मिलता है, जो कल्हड़ द्वारा लिखी गई थी। कब? 12वीं शताब्दी में लिखी हुई थी। अच्छा, अगर ये पूछ ले आपसे कि ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई, तो इसे जो है संस्कृत में लिखा गया था। कल्हड़ ने इसे संस्कृत में लिखा गया था। और इस पुस्तक में उस समय के जो कश्मीर राजवंश थे, जैसे लोहार वंश, कारकोट वंश आदि के विषय में वर्णन उसमें किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 4 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश। तो सिकंदर सानी किसे कहा जाता था? सिकंदर सानी कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक लगभग उन्होंने शासन किया और उन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। इन्होंने क्या क्या काम किया? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना रखने की इन्होंने नींव डाली थी। इसके साथ ही इन्होंने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा की भी शुरुआत की थी। अब देखिए, यहाँ से 3 प्रश्न और इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। एक तो सिकंदर सानी की उपाधि किसे मिली? अलाउद्दीन खिलजी को मिली। फिर प्रश्न ये पूछ लेते हैं कि सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना रखने की नींव किसने रखी? पहला तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू की और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा किसने शुरू की? तो ये कुछ 3-4 प्रश्न हैं
जो इंपॉर्टेंट है और आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये सब प्रश्न भी आते हैं, इस तरह पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 5 है कि आपको सूची 1 और सूची 2 दी हुई है और उसमें आपको सुमेलित करना है कि किसने जो है किसकी स्थापना की, क्या शुरू किया था। तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की। तो इनके सामने आप जो है ब्रह्म समाज के सामने ए लिख सकते हैं। फिर अगला क्या है? विवेकानंद, ये किससे जुड़े हुए हैं? रामकृष्ण मिशन से, बी लिख दीजिए। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, और एम जी रानाडे, प्रार्थना समाज। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अरे मैंने यहाँ पे जो है 2 और 4 लिख दिया है, तो इसको आप मैंने डी बता दिया है, तो अपने हिसाब से इसको सही कर लीजिएगा। तो देखिए, राजा राममोहन राय का संबंध किससे है? मैं ऐसे बता देती हूँ। राजा राममोहन राय का संबंध है ब्रह्म समाज से, विवेकानंद का संबंध है रामकृष्ण मिशन से, दयानंद सरस्वती का संबंध है किससे? आर्य समाज से, और एम जी रानाडे का संबंध किससे है? प्रार्थना समाज से। तो 2 में आप डी कर लीजिएगा, इस तरह आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6। अब 6 में क्या पूछ रहा है? देखिए, 6 में पूछा जा रहा है कि मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर ने की थी। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 7 है, किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए कि किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था? किस अधिवेशन के दौरान? सूरत, इलाहाबाद, कोलकाता या फिर नागपुर अधिवेशन? तो देखिए, जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेते हैं। सूरत अधिवेशन का काल कब हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल था और गरम दल था, इनमें क्या हो गया? विभाजन हो गया। अब अक्सर प्रश्न ये भी बनता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जिस सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, नरम दल गरम दल अलग हो गए, उसकी अध्यक्षता किसने की? उसकी अध्यक्षता की रास बिहारी घोष ने। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 2 चीजें और याद रखनी है आपको कि गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे और नरम दल के। इसको आप लोग चाहिए कहीं नोट कर लीजिएगा कि गरम दल के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, जबकि नरम दल के प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो ये आपका 7वां प्रश्न हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, जितना भी मैं एक्सप्लेन करूं उसको जरूर याद रखिएगा, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 8 पूछ रहा है कि चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? तो चौरी चौरा भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है और 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग से जो गुस्साई भीड़ थी, उन्होंने चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया था। और चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत क्रोध से भरी भीड़ ने पुलिस के लगभग 22 जवानों को थाने के अंदर जला दिया था। तो चौरी चौरा भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है वो। अब अगला प्रश्न नंबर 9 है कि कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोल सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो देखिए, भारत की राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा के लिए वर्ष 1930 से लेकर 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलनों का जो आयोजन था वो लंदन यानी ब्रिटेन में किया गया था और वहां पे जो है जो बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रश्न नंबर 10 है कि 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंपारण सत्याग्रह से अक्सर प्रश्न पूछ लेते हैं। तो वर्ष 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था वो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। प्रश्न अक्सर ऐसे पूछते हैं, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? कौन सा था? चंपारण था, और वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उस समय का एक बहुत बड़ा विद्रोह था। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह जैसे नेताओं का सहयोग मिला था और गांधी जी के प्रयासों के कारण ही चंपारण सत्याग्रह के बाद
जो बागान मालिक थे वो अवैध वसूली का लगभग 25% हिस्सा लौटाने को राजी हो गए थे। तो सबसे पहले सत्याग्रह गांधी जी ने कौन सा किया? चंपारण सत्याग्रह किया था उन्होंने। अगला है प्रश्न नंबर 11, कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू स्तूपों यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? पवन, भूमिगत जल, हिमनदी या फिर नदी? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए क्या है? पवन है। देखिए जो पवन है तो इनके जो निर्मित स्थलाकृति होती है उसमें रेगिस्तानी क्षेत्रों में बालुका स्तूपों या बालू टिब्बा के निर्माण में अपर्दन अभिकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े बालू टिब्बों का निर्माण हो जाता है। अब अगला प्रश्न नंबर 12, कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? प्रश्न पूछ रहा है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? अब जो वायुमंडल की परतें हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सबके बारे में पढ़ना है। तो अभी इस प्रश्न में क्या पूछा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तापमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल? तो कौन सी है? क्षोभ मंडल है, वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है और सभी जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं जैसे बादल है, आंधी है, वर्षा है, ये सब इसी मंडल में घटित होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 है कि पूर्ववर्ती नदी है। अब देखिए ये प्रश्न मैं आपको तीसरी बार करवा रही हूँ, तीसरी या चौथी बार, इससे पहले के कई सारे सेट में पूछा जा चुका है और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि इसको बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेते हैं। पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा या सतलुज? तो जो सतलुज नदी है वो क्या है? एक पूर्ववर्ती नदी है। अब पूर्ववर्ती नदी होता क्या है? देखिए पूर्ववर्ती नदी वो नदी है जिसका प्रवाह अंतर्निहित पर्वत स्थलाकृति में परिवर्तन के बावजूद अपने मूल प्रवाह को बनाए रखती है। मतलब ये अपने मूल प्रवाह को कभी नहीं खत्म करती, हमेशा इसको बनाए रखती है। और जो कुछ पूर्ववर्ती जो नदियां हैं उनके उदाहरण है जैसे सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, कोसी है, ये सब है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की बाह्य परत क्या कहलाती है? स्थल मंडल कहलाती है। देखिए पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर क्या है महाद्वीप और महासागर है उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। और पृथ्वी के कुल भाग का 19% भाग स्थल और 71% भाग पर क्या है आपका? जल है। तो इस तरह से भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 3:7 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है आपका प्रश्न नंबर 15। अब देखिए 15 में क्या पूछ रहा है कि कौन सी गर्म धारा है? क्यूरोशियो, लैब्राडोर, कनारी या क्यूराइल? तो देखिए जो भी आपको विकल्प दिया हुआ है उसमें जो क्यूरोशियो धारा है वो क्या है? गर्म जल धारा है। क्या सही हो जाएगा 15 में आपका? ऑप्शन नंबर ए क्यूरोशियो धारा। प्रश्न नंबर 16 पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए और 10 रुपए मूल वर्ग के 2 स्मरणीय सिक्के किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किए हैं? तो वो उन्होंने जारी किए हैं BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए। प्रश्न नंबर 17 है कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो वो है गुजरात। गुजरात कपास का अग्रणी उत्पादक है। प्रश्न नंबर 18 है वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब सिर्फ अपना नाम दे रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉमिनल पार्टनर कहेंगे, जिसमें सिर्फ उसका नाम है। प्रश्न नंबर 19 है भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? जूट का पश्चिम बंगाल है। और जो बिहार राज्य है वो जूट में दूसरा है। तो पहला पश्चिम बंगाल का स्थान है, बिहार का कौन सा है? दूसरा स्थान है जूट के उत्पादन में। प्रश्न नंबर 20 है कि नए 500 रुपए के बैंक नोट का आकार क्या है? तो वो है 66 मिलीमीटर इंटू 150 मिलीमीटर है। क्या सी है? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 21 है संवैधानिक सभा का जो संविधान सभा थी उसका संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर BN राव थे। कौन था? डॉक्टर BN
राव थे। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। प्रश्न नंबर 23 है, संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? हमारे संविधान में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए। अब देखिए, जितना मैंने बोला है ये सब इंपॉर्टेंट है। किस समिति की अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। कब? 1976 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। कहां से लिया गया? पूर्व सोवियत गणराज्य के संविधान से लिया गया है। ये जितना पॉइंट है ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एकदम ध्यान में होना चाहिए। अगला देखिए प्रश्न नंबर 24 पे देखते हैं क्या है। 24 में पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? पंचायती राज का गठन कब हुआ? देखिए 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। और आप एक बात और जानते रहिए कि जब 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 द्वारा, तो संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 कहां से कहां तक और अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पंचायती राज का गठन कब हुआ? 1959 में हुआ। कब? जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। कहां पे? राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। अब अगला प्रश्न नंबर 25 है, कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम? तो क्या है देखिए आपका, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बी में क्या है? यानी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 26, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व क्या है? तो वो है विटामिन और खनिज लवण। आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? सेकना, तलना, भूनना या उबालना? तो सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है भोजन पकाने की? उबालना। ठीक है। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, सेकना, तलना, भूनना और उबालने में से, तो आप क्या बताओगे? वो होता है उबालना। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 पूछ रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, वसा के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में या फिर प्रोटीन के पाचन में? तो किसमें सहायक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न नंबर 29 है, किस वस्तु का रंग उस प्रकाश पर निर्भर करता है जिसे यह परावर्तित करता है, अवशोषित करता है, संचारित करता है या फिर अपवर्तित करता है? तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तित करता है। ठीक है। तो देखिए आप इस तरह से हमने अभी तक 29 प्रश्न कर लिए हैं। अब आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? जूल, वॉट, वोल्ट या फिर न्यूटन? तो देखिए कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? जूल होती है। ये बात आप याद रखिएगा कि एसआई इकाई कौन सी होती है? जूल होती है। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा की इकाई क्या है? कैलोरी। और एमकेएस में किलो कैलोरी होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह हमारी आज की जो है 30 प्रश्नों की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास से बहुत फायदा हुआ होगा। आपने कई सारे नए प्रश्न सीखे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने आज बहुत सारे प्रश्न सीखे हैं, हम मिलेंगे कल आपकी तैयारी को और थोड़ा अच्छा बेहतर बनाने के लिए। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए। आपको आपकी तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। नमस्कार।